प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित BA BSc BCom BBA BCA प्रथम सेमेस्टर में वैल्यू एडिट कोर्स के अंतर्गत इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसके बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है। इस कड़ी में यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम अब इस वीडियो से 50-50 प्रश्न 4 वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि कुल 200 महत्वपूर्ण प्रश्न 4 वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने एक वीडियो पहले से ही बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से हुई है, हिंदी से हुई है, या फ्रेंच से हुई है, या ग्रीक से हुई है? तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह फ्रेंच शब्द से भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है, जिसमें पर्यावरण का शब्द का जो अर्थ है वह है इनरोनर, ठीक है। इनरोनर जिसका शाब्दिक अर्थ है घेरना या आसपास। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? घेरना या आसपास। यह शब्द संस्कृत भाषा में जब जाएंगे तो संस्कृत भाषा में परिधन आवरण से मिलकर बना है। यहाँ प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है? तो परिधन आवरण, परिमाने होता है चारों ओर और आवरण मीन्स होता है घेरा, यानी कि इसका अर्थ है कि उन सभी प्राकृतिक और मानवीय परिस्थितियों का समूह जो किसी जीव को घेरे रहता है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम 50 प्रश्न करेंगे। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य विश्वविद्यालय से हैं और आपके यहाँ इन्वायरमेंटल एजुकेशन यह पाठ्यक्रम संचालित है, या इन्वायरमेंटल एजुकेशन नाम से कोई भी पाठ्यक्रम संचालित है और वहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो यह प्रश्न आपको बहुत ही लाभप्रद होंगे। दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है, या हेक्ल को माना जाता है, या न्यूटन को माना जाता है, या अरस्तु को माना जाता है? तो पारिस्थितिकी का जो जनक है वह अर्नेस्ट हेक्ल को माना जाता है, जो कि जीव विज्ञानी हैं, जर्मन के। कहाँ के हैं? जर्मन से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि हेक्ल जो जीव विज्ञानी हैं वह किस देश के निवासी थे? तो जर्मन के, ठीक है। इन्होंने यह शब्द दिया था पारिस्थितिकी 1869 में, ठीक है। इसके अलावा इस प्रश्न को और 1-2 तरीके से पूछा जा सकता है कि आपका पारिस्थितिकी का आधुनिक जनक, अगर आपको यहाँ पर आधुनिक अगर लगा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा यूजीन ओडम। क्या हो जाएगा? यूजीन ओडम, जो कि अमेरिका के जीव विज्ञानी हैं, ठीक है। यूजीन ओडम ये पारिस्थितिकी के आधुनिक जनक हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपसे इसमें और पूछा जा सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पर तंत्र जोड़ दिया जाएगा। पारिस्थितिकी का केवल मतलब होता है, जब पारिस्थितिकी का मंत्र हम देखते हैं तो हिंदी में इसको हम अंग्रेजी में हम इसको इकोलॉजी कहते हैं पारिस्थितिकी को, ठीक है। जब पारिस्थितिकी तंत्र आ जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जो इस शब्द के जनक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं वह हैं एजी टांसले, ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रख लीजिएगा। पारिस्थितिकी का जनक जो है वह अर्नेस्ट हेक्ल, आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक यूजीन ओडम, और पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं वह एजी टांसले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक घटक का उदाहरण है वायु, जल, पौधे या ताप। तो जैविक घटक का उदाहरण क्या है?
जैविक घटक का उदाहरण है पौधा, ठीक है। बाकी सब अजैविक घटक के उदाहरण है। आपसे प्रश्न घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि इस पर पूछा जा सकता है कि अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, यानी अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है मतलब कि जैविक है, ठीक है, तो भी पौधा होगा। अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या यूरेनियम। तो जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं जिसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है, जिसकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है और जो समाप्त नहीं होते हैं या बहुत धीमी गति से समाप्त होते हैं, तो नवीनीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा आएगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम या यूरेनियम अनवीनीकरणीय संसाधन है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन कौन से, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सबसे पहला स्तर होता है। तो खाद्य श्रृंखला का जो सबसे पहला स्तर होता है, इसको हम पूरा लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। पहला स्तर आपका उत्पादक होता है। उत्पादक में पेड़ पौधे, घास, शैवाल ये सब आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो श्रृंखला का स्तर होता है वह होता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है वह उत्पादकों को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी इसमें आते हैं, हिरण या टिड्डा वगैरह आते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में छोटे मांसाहारी मेढक या लोमड़ी आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में फिर उसके बाद बड़े मांसाहारी सांप, गरुड़ आते हैं। फिर उसके बाद अपघटक होते हैं जो कि कवक और बैक्टीरिया होते हैं जो मृत जीवों को तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसको याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है हिरण, उसके बाद ऐसे आगे लगाकर फिर उसके बाद मेढक, ठीक है, फिर ऐसे एक आगे लगाकर फिर उसके बाद सांप, गरुड़, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला को ही हम खाद्य जाल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता का सबसे अधिक स्तर पाया जाता है। जो जैव विविधता होता है उसका सबसे अधिक स्तर मरुस्थल में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में या पर्वतीय क्षेत्र में। तो जैव विविधता का सबसे अधिक स्तर पाया जाता है वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2, CH4, N2 या जलवाष्प। तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वह N2 है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं, हमने गलत बता दिया है, उसको संशोधित कर लीजिएगा। N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस यह नहीं है, बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? CO2 से होता है, CFC से होता है, SO2 से होता है या NO2 से होता है। तो ओजोन जो परत है उसका जो क्षरण होता है वह CFC से होता है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण माप की इकाई है। तो ध्वनि प्रदूषण जो माप है उसकी इकाई डेसिबल है। उसकी इकाई जो ध्वनि को नापा जाता है वह डेसिबल में नापा जाता है, dB में, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में dB भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास की अवधारणा दी गई। IPCC द्वारा, ब्रटलैंड आयोग द्वारा, WHO द्वारा या UNEP द्वारा। जो सतत विकास की अवधारणा दी गई वह ब्रटलैंड आयोग के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है जैव आवर्धन संबंधित है। तो जैव आवर्धन सौर से संबंधित है कि ताप से संबंधित है कि कीटनाशकों से संबंधित है या वर्षा से संबंधित है? तो जैव आवर्धन कीटनाशकों से संबंधित है। इस प्रश्न को जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मुख्य क्या कारण है? वनीकरण है या वनों की कटाई है या सिंचाई है या उर्वरक है? तो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की कटाई, आपको वनों की जो कटाई होती है इसकी वजह से आपका मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है वर्षा, हिमनद, औद्योगिक
अपशिष्ट या कुआं। तो जल प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वह औद्योगिक अपशिष्ट है। ये जो कूड़े कचरे जो आपके जल में नदियों के द्वारा सागरों तक पहुँचते हैं या महासागरों तक पहुँचते हैं नदियों से, तो ये सबसे बड़े प्रमुख स्रोत हैं जल प्रदूषण के। अगला प्रश्न है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जैवमंडल होता क्या है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उसको कहते हैं ऐसे बड़े संरक्षित क्षेत्र जहाँ जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ स्थानीय समुदायों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जीवों के लिए स्थान को आरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो जैव संरक्षण यहाँ पर ऑप्शन जीवों का संरक्षण होता है यहाँ पर। ठीक है, कुल जो जैवमंडल है वह अपने भारत में कुल 18 जैवमंडल है। कितने जैवमंडल हैं? 18। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल हैं। ठीक है, इन जैवमंडलों को 3 जोन में बांटा भी गया है। ठीक है, एक होता है आपका कोर जोन। ठीक है, 3 जोन में बांटा गया जैवमंडलों को। कोर जोन, एक है आपका बफर जोन और एक है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन 3 जोन है, इन 3 को याद कर लीजिएगा। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है या कुल मंडल पूछे जा सकते हैं या किसी भी जैवमंडल को पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्थित है। तो कुछ प्रमुख जैवमंडलों के बारे में हम बता देते हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। जैसे कि नीलगिरी, तो नीलगिरी जो है वह आपका 3 राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु, ठीक है, केरल और कर्नाटक में स्थित है। केरल कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी। उसके बाद सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल याद कर लीजिएगा। कच्छ जो सबसे बड़ा है वह गुजरात में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो आपका जैवमंडल है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जैवमंडल है, तमिलनाडु में है। ठीक, और एक और प्रमुख है जिसको हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख हैं, बाकी 18 कुल हैं। आप चाहें तो ये 18 को आप गूगल करेंगे या किसी किताब में देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा और सभी 18 के नाम और किस राज्य में स्थित है इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न वहाँ से आपका जरूर आ जाएगा। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक किसको कहते हैं? वन नीति को कहते हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों को कहते हैं, जल संरक्षण को कहते हैं कि प्रदूषण को कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब होता है पौधों, जानवरों, कौकों की उन दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं या दुर्लभ हैं। ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा पिरामिड होता है। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अगला प्रश्न है कार्बन चक्र का मुख्य स्रोत है। तो कार्बन चक्र का जो मुख्य स्रोत है वह वायुमंडल है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान में क्या अनुमति नहीं होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो शिकार है उसकी अनुमति नहीं होती, बाकी आप राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं या राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में शिकार की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है जैव अपघटक का उदाहरण है। अभी हमने शुरू में एक प्रश्न देखा था जिसमें पूरा हमने उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक का उदाहरण दिया था। वहीं से एक प्रश्न फिर से बन गया है आपका। तो जैव अपघटक ये जो शेर है वह तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, हिरण आपका जो वह प्राथमिक उपभोक्ता में आता है और आपका घास जो है वह उत्पादक में आता है। तो आपको बैक्टीरिया जो है वह जैव अपघटक में आता है। जैव अपघटक में बैक्टीरिया, कवक
यह सब आते हैं जो मृत जीवों को तोड़कर मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो जैव अपघटक सबसे अंतिम खाद्य जाल का आपका है, ठीक है, और सबसे पहला आपका उत्पादक है जो कि घास है। अगला प्रश्न है जैव परिवर्तन का अध्ययन कौन करता है? तो जलवायु जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन आपका IPCC कहता है। इसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 में संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश में हुई थी, ठीक है, 1988 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रभाव आकलन IEA का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने का मतलब है कि पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन करना, ठीक है, पूर्व मूल्यांकन करना। विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में पर्यावरण समझौता हुआ था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर था, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत को बचाना, ठीक है, ओजोन परत को बचाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था। तो यह किससे संबंधित है? ओजोन के संरक्षण से। यहाँ प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था या किस सन में हुआ था, तो हमने पूरा आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि, जलवायु, प्रदूषण या वन से? तो रामसर सम्मेलन पहले हम जान लेते हैं कि रामसर सम्मेलन क्या है। तो रामसर सम्मेलन सबसे पहली बार 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर नामक स्थान पर हुआ था। ईरान में कहाँ हुआ था? रामसर नामक स्थान पर, यानी शहर में, जो आर्द्र भूमियों की संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। किसकी संधि है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि 1975 में लागू हुआ था 2 फरवरी 1971 में, लेकिन लागू हुआ 1975 में। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में कुल वर्तमान में भी दिसंबर 2026 तक, अभी हाल ही में 2 रामसर स्थल और घोषित हुए हैं। तो दिसंबर 2025 तक कुल 96 रामसर स्थल हैं। रामसर स्थल कुल कितने हैं भारत में? 96। कितने हैं? 96। सर्वाधिक कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हैं, 20। कहाँ हैं? तमिलनाडु में 20 है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 10, यूपी में 10 है। और भारत में कुल कितने हैं अभी दिसंबर 2025 तक 96 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर छपने वाला है। अगला प्रश्न है जैव विविधता सम्मेलन CBD कब हुआ? तो ये जैव विविधता सम्मेलन जो आपका 1992 में हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि 5 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी का एक यह महत्वपूर्ण हिस्सा था जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है। 5 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसी का एक यह महत्वपूर्ण हिस्सा था जैव विविधता सम्मेलन। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जल प्रदूषण फैलता है। तो सबसे अधिक जल प्रदूषण किससे फैलता है? वह औद्योगिक अपशिष्ट से फैलता है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित अंग है। तो वायु प्रदूषण से जो सर्वाधिक प्रभावित होता है अंग वह होता है फेफड़ा। पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार का अंतिम चरण जो वो कहलाता है वह क्लाइमेक्स कहलाता है। अगला है जैव भू रासायनिक चक्र में
शामिल नहीं है। तो जैव के जो भू रासायनिक चक्र हैं वह कार्बन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस। ये तीनों जैविक भू रासायनिक चक्र हैं। ठीक है, ऊर्जा जो कि जैव रासायनिक चक्र में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, कला है, विज्ञान है या बहुविषयक है या तकनीकी है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वह बहुविषयक है। इसमें सभी विषयों का मिलाकर अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो यह बहुविषयक न तो कला है न तो विज्ञान है, यानी कि कला भी है, प्योर रूप से न तो कला है न तो प्योर रूप से विज्ञान है। यह बहुविषयक अध्ययन का विषय है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया। तो पारिस्थितिकी शब्द यह आपका अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ठीक है, यह जर्मन के जीव विज्ञानी थे। आधुनिक जो जनक हैं पारिस्थितिकी शब्द के, पारिस्थितिकी के, वह यूजीन ओडम है। और पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र अगर लग जाए तो उस शब्द के जो जनक हैं वह एजी टांसले हैं, वह एजी टांसले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजैविक घटक है, जीवाणु, शैवाल, तापमान या कवक। तो अजैविक जो घटक है वह तापमान है, बाकी जीवाणु, शैवाल और कवक यह जैविक घटक हैं। वन संसाधन का मुख्य लाभ क्या है। वन का क्या लाभ है। वन का लाभ है आपका कि हमें पेड़ पौधों से क्या मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाते हैं। ठीक है, न तो इससे मृदा अपरदन होता है, ये संसाधन ये, ठीक है, ऑक्सीजन इसका मुख्य लाभ है। बाकी न तो प्रदूषण होता है वन साधन से, न तो मृदा अपरदन होता है, न तो मरुस्थल होता है। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए जल जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है। कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय वह होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति होती रहती है, जो समाप्त नहीं होते या अगर समाप्त भी होते हैं तो बहुत धीमी गति से। और जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वह दोबारा से नहीं बनते या जिनके बनने में बहुत हजारों लाखों साल लग सकते हैं या लगते हैं। ठीक है, तो कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल क्या है। अभी हमने खाद्य श्रृंखला बताया था आपको। खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं, कई खाद्य श्रृंखलाओं का वह क्या होता है, समूह होता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है। तो जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य है प्रजातियों की रक्षा करना, जो भी जैव जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना। अगला प्रश्न है, इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इन सीटू संरक्षण का जो उदाहरण है वह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वह इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यक्ष सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो यक्ष सीटू संरक्षण का जो उदाहरण है वह चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर को हम यक्ष सीटू संरक्षण का उदाहरण मानते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो वायु प्रदूषण किससे फैलता है, इन चारों विकल्पों में से वाहन से। वाहन से आपका क्या फैलता है, वायु प्रदूषण। स्मॉग मुख्यतः बनता है। तो स्मॉग किससे बनता है, धुआं व कोहरे से। अम्ल वर्षा का क्या कारण है। अम्ल वर्षा का जो कारण है वह SO2 व NO2 गैसें हैं। जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो जल प्रदूषण से आपका हैजा होता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि प्रदूषण का आपको प्रभाव कहाँ पड़ता है, कान पर। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें पुनर्चक्रण कराना। अगला प्रश्न है, जैव अपशिष्ट का उदाहरण। जैव अपशिष्ट का उदाहरण है वह सब्जी के छिलके हैं जो कि फिर मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। प्लास्टिक या कांच या धातु को समय लगता है, यह अजैविक अपशिष्ट के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिणाम है वह वैश्विक उष्मीकरण है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव है कि समुद्रों के जलों में जो है वह स्तर
की वृद्धि हो जा रही है। यह जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें बचाती है। तो ओजोन परत हमें यूवी किरणों से बचाती है, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है। तो कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन की मात्रा। तो इस वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्नों को देख लिया है, जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत वैल्यू एडेड कोर्स में है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में BA BSc BCom BBA BCA प्रथम सेमेस्टर में। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही और आगे वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।